नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ में। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं और भारत में कहाँ कहाँ किस तरह से अपने व्यापार आरंभ करती हैं और अपनी कोठियाँ स्थापित करती हैं, पहली कोठी। और उसी के संबंध में हमने अभी तक पुर्तगालियों को पढ़ा था कि वो कैसे यूरोप से निकलते हैं और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत के मैदान में प्रवेश करते हैं। अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के मार्ग से और भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरते हैं और यहीं से अपना जो है व्यापार संचालन करते हैं। ये सब हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था और क्या नीतियाँ यहाँ पर चलाते हैं उन सब बारे में भी हमने जाना था। आज हम स्पेशली पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज अपनी व्यापार का जो है आरंभ किस तरह से करते हैं, क्या नीतियों के तहत करते हैं। जैसे होता है ऐसा एक राल्फ फिच नाम का एक यात्री होता है जो 1588 से 1591 तक भारत में यात्रा करता है या पूर्वी जगत की यात्रा करता है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी यात्रा करता है और देखता है कि भारत की और इंग्लैंड के बीच जो व्यापारिक संभावनाएं, वाणिज्य की व्यापक संभावनाएं जो बन सकती हैं, उनका पूरा विवरण जाके यूरोप में यानी इंग्लैंड में प्रस्तुत करता है। तो वहाँ पे होता है ऐसा कि वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रभावित होते हैं कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। उसी संबंध में फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, BEEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आपको पता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस टाइम पे यहाँ की इंग्लैंड की रानी होती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट जो यहाँ की रानी होती हैं, वो इस कंपनी को भारत के साथ 15 वर्ष तक जो है व्यापार करने का विशेषाधिकार देती हैं। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए इजाज़त देती है, एक आज्ञा पत्र जारी कर देती हैं। तो भारत के साथ जो है 15 वर्षों की अवधि तक व्यापार किया जा सकता है इस कंपनी के द्वारा, ऐसी इजाज़त देती हैं। फिर होता है ऐसा है कि वैसे एक कंपनी जो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी शेयरधारक रानी एलिजाबेथ भी होती हैं कि जितने भी हिस्सेदार होते हैं इस कंपनी के, तो उसकी एक शेयरधारक रानी एलिजाबेथ भी होती हैं। और उसी संबंध में फिर होता है ऐसा है कि 1603 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, इनका काम खत्म हो जाता है और 1603 ईस्वी में यहाँ पे दूसरे राजा बन जाते हैं, इनका नाम होता है जेम्स प्रथम यहाँ जो राजा बनते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि 1609 ईस्वी में जो 15 वर्षों का एकाधिकार एलिजाबेथ ने कंपनी को दिया था कि भारत के साथ 15 वर्ष तक व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, इसको ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। जेम्स प्रथम जो है 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा देते हैं कि भारत के साथ व्यापार जब तक मर्जी चाहे तब तक किया जाए। इस संबंध में यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। चलिए आगे देखते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, ये तो कंपनी से संबंधित बात हो गई। अब होता है ऐसा है कि जब रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है सन 1603 ईस्वी में, तो उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ के दूसरे राजा बनते हैं जिसका नाम होता है जेम्स प्रथम, अभी जो बताया था, तो जेम्स प्रथम जो होते हैं, ये इस कंपनी को, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं और उस प्रयास के दौरान अपने यहाँ से इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस नामक एक यात्री को भारत भेजते हैं। और चूंकि इनको अभी तक पता होता है कि भारत में जो मुगल बादशाह हैं वो अकबर हैं, तो कैप्टन हॉकिंस जो आता है इनके द्वारा भेजा जाता है कैप्टन हॉकिंस जो आता है 1608 ईस्वी में, और सूरत बंदरगाह जो है गुजरात में है, यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस उतरते हैं और यहाँ से फिर ये जो बाद में पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में।
जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। जहाँ क्योंकि अभी बताया जैसे कि जेम्स प्रथम जो कैप्टन हाकिंस को भारत में व्यापारिक छूट के लिए, व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, और तो इनको यही जानकारी होती है कि भारत में अभी तक अकबर जो है बादशाह हैं, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जा चुकी होती है। अकबर जो होते हैं, अकबर, इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, यानी कि इनका काम खत्म हो जाता है 1605 ईस्वी में, और इनका पुत्र राजा बन जाता है जो कि जहांगीर है। तब ये जहांगीर से मिलते हैं आके 1608 ईस्वी में, और व्यापार संबंधित रियायतें प्राप्त करने के लिए यहाँ से बात करते हैं इनसे। तो ये क्या करते हैं कि अकबर जो कैप्टन हाकिंस जो होते हैं, ये तुर्की और फारसी भाषा के ज्ञाता थे। फारसी भाषा इनको अच्छी तरह से आती थी। तो जहांगीर से ये बात करते हैं तुर्की और फारसी भाषा में ही करते हैं। होता क्या है, जहांगीर इनसे बहुत प्रभावित होते हैं कि तुर्की और फारसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो इससे प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जहांगीर कैप्टन हाकिंस को क्या करते हैं, 400 का मनसब दे देते हैं। 400 का मनसब। मनसब क्या होता है, मनसब जो है अकबर के द्वारा एक मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। उसके अंतर्गत ये होता था कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा मनसब होता था, जितना ज़्यादा मनसब होता था जिस व्यक्ति के पास, वो उसका उतना बड़ा पद होता था। एक तरीके से रैंक को इंगित करता था, रैंक को बताने वाला ये पद था। तो ये 400 का इनको मनसब मिलता है। फिर एक दूसरा काम करते हैं, ये इसको खां की उपाधि देते हैं। खां की उपाधि दे देते हैं। जहांगीर जो है कि कैप्टन हाकिंस को 400 का मनसब देते हैं और खां की उपाधि देते हैं, और आगरा में इनको बसने की अनुमति दे देते हैं। और जो कैप्टन हाकिंस होते हैं, भारत के सूरत बंदरगाह पे यहाँ पर जो है अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए क्या नाम, कोठी की स्थापना के विषय में बात करते हैं कि हमें सूरत में कोठी स्थापित करनी है। तो ये जो जहांगीर होते हैं, इनको 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दे देते हैं। उस संबंध में होता क्या है, फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैटर बनते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या पुर्तगालियों की कुछ ऐसी नीतियां रहती हैं जिससे जहांगीर जो है इनको पहले तो कह देते हैं कि सूरत में फैक्ट्री बना लीजिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसे मैटर बन जाते हैं, इनको जो है मना कर देते हैं। तो यही फैक्ट्री जो यहाँ पे 1608 में बननी थी, 1608 में वो बनती है 1611 में मूसलीपट्टनम में। जब मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री बन जाती है, हालांकि अस्थायी रूप से फैक्ट्री बना देते हैं, लेकिन इनकी इच्छा जो है यहीं पे होती है बनाने की। फिर ऐसा होता है कि अंग्रेज जो होते हैं पुर्तगालियों के साथ युद्ध करते हैं, जो स्वाली का युद्ध बोला जाता है, सन 1612 ईस्वी में होता है। उसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। उस संबंध में वही आकर जो फैक्ट्री यहाँ पे 1608 में जिसका काम निर्माण कार्य रुक जाता है, वो जो है 1613 ईस्वी में पूरा होता है। 1613 ईस्वी में यही सूरत वाली फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। तो एक तरीके से इस तरह की इनको रियायतें प्राप्त हो जाती हैं। तो अब बात खत्म हो गई यहाँ पे कैप्टन हाकिंस की। कैप्टन हाकिंस के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो कैप्टन हाकिंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हाकिंस के बाद एक दूसरा दूत मंडल भेजा जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा। जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा होते हैं। तो यहाँ पे टॉमस रो नाम के एक व्यक्ति को जेम्स प्रथम भारत में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। और उस समय भारत के राजा जहांगीर होते हैं, क्योंकि 1615 ईस्वी में भारत आते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ जाता है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 2 अंग्रेज यात्री या 2 दूत मंडल आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में टॉमस रो आते हैं, और कैप्टन हाकिंस जो है 1608 ईस्वी में आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, इनका भी यही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना। तो उन्हीं रियायतों के संबंध में ये रियायतें प्राप्त करने के लिए 1615 में आते हैं और सूरत बंदरगाह पे उतरते हैं। ये भी सूरत में ही उतरते हैं। होता है ऐसा कि सूरत में उतरते हैं, 1616 में फिर ये जाते हैं जहांगीर के दरबार में। 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। जहांगीर के पास ही पहुंचते हैं आगरा में उनके दरबार में पहुंचते हैं ये टॉमस रो जहांगीर के पास आगरा दरबार में। तो होता क्या, वहाँ पर ये व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उसी संबंध में ये क्या नाम, जो टॉमस रो होते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में व्यापार करने के लिए रियायतें प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं।
तो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भारत आते हैं और 1616 में जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं और 1615 1618 तक उन्हीं के दरबार में डटे रहते हैं। दरबार में रहने की क्या वजह थी कि जब तक इनको जो व्यापारिक छूटें प्राप्त करना चाहते थे जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये जो है दरवाजा छोड़ते नहीं है जहांगीर का। तो इस तरह की इनकी नीतियां जो थी अंग्रेजों की, इससे पहले किसी कंपनी की नीतियां नहीं रहती हैं। अंग्रेज जो है इन्हीं नीतियों के तहत धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इन्हीं नीतियों की वजह से अपना अधिकार स्थापित करते गए। तो यहाँ पर कुछ तो छूट प्राप्त की कैप्टन हॉकिंस ने, इन्होंने भी छूट प्राप्त की। इन्होंने क्या किया कि पूरे मुगल साम्राज्य में जितना पूरा मुगल साम्राज्य था उसमें इनको क्या नाम व्यापार करने की छूट मिल जाती है कि व्यापार आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस संबंध में होता क्या है कि जो पूरा मुगल साम्राज्य होता है जहांगीर का, उसमें इनको पूरी टॉमस रो को व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो इस तरह से इनको भी कुछ न कुछ रियायतें प्राप्त हो जाती हैं। फिर उसी के बाद होता यह है कि घटना है 1600, आगे देखते हैं। टॉमस रो से बस लगभग इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आते हैं 1615 ईस्वी में और सूरत में उतरते हैं सूरत बंदरगाह पे। 1616 में जहांगीर के दरबार में जाते हैं और 1618 तक वहाँ पर ये रहते हैं और भारत में व्यापार संबंधी रियायतें प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं कि टॉमस रो जो होते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में व्यापार के लिए छूटें प्राप्त कर लेते। उसके बाद तभी 1618 में यहाँ से जाते हैं। तो इनसे संबंधित इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है ये घटना है 1632 ईस्वी की। 1632 में होता है क्या है कि अंग्रेजों द्वारा एक 1632 सुनहरा फरमान कहा जाता है इसको। अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्राप्त हो जाता है गोलकुंडा के एक सुल्तान से। गोलकुंडा के एक सुल्तान होते हैं जिनसे अंग्रेजों को गोलकुंडा के जितने बंदरगाह होते हैं उन पर व्यापार करने के लिए 1632 ईस्वी में कुछ कर देकर या वार्षिक कर देकर लगभग 500 पैगोडा जो वार्षिक कर होता है ये अंग्रेज इनको देते हैं। और जो है कि जो गोलकुंडा है दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है गोलकुंडा, यहाँ पर इनको यहाँ जितने भी बंदरगाह होते हैं उन पर व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। सबसे पहले भारत में अगर कहीं किसी क्षेत्र पे व्यापार करने का अधिकार मिलता है अंग्रेजों को तो वो गोलकुंडा है। तो गोलकुंडा में इनको व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। 500 पैगोडा जो है वार्षिक कर देते हैं और इसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। और घटना है 1632 ईस्वी की, तो ये याद रखना है। उसके बाद में 1639 में होता क्या है, फ्रांसिस डे नाम का एक व्यक्ति होता है अंग्रेज, फ्रांसिस डे जो होता है वो चंद्रगिरी के एक शासक होते हैं। उनसे जो है मद्रास में एक बड़ा सा क्षेत्र ले लेता है, किराए पर पट्टे पर ले लेता है और उस पर क्या करता है अपनी कोठी स्थापित करने का प्रयास करता है फ्रांसिस डे। घटना है 1639 ईस्वी की। और उसी क्षेत्र में बाद में ये फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है निर्माण करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है मद्रास में। मद्रास जो है 1639 में फ्रांसिस डे जो है कि मद्रास पट्टे पर ले लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं और इसी मद्रास में फिर वो किलेबंदी आरंभ कर देते हैं, किलेबंदी कर देते हैं। और किलेबंदी मतलब पहले जो है एक तरीके से कोठी स्थापित करते हैं, फिर इसमें जो है किलेबंदी कर देते हैं। किलेबंदी से क्या होता है, इसी को बाद में कहा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जो जाना जाता है इसी मद्रास में होता है। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो तुम्हारा क्या नाम ये मुंबई में थी, एक मद्रास में और एक बंगाल में। 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, मद्रास, बंगाल और मुंबई में। उसी संबंध में इसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं जो यहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि आगे जो है कि अगर देखा जाए तो 1639 में यहाँ तक इस तरह की नीतियाँ चलती हैं व्यापार के रूप में। जो अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं अपनी रियायत प्राप्त करने के लिए तमाम
राजाओं से या फिर जो सूबेदार वगैरह अन्य राज्यों के थे उनसे जो है रियायतें प्राप्त करते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक ऐसी घटना घटती है जिसके अंतर्गत होता क्या है कि 1662 की घटना है, 1662 की। 1662 में होता है कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी होती है, पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं कैथरीन, इनका नाम होता है कैथरीन। इनका विवाह जो होता है ब्रिटेन के एक राजकुमार होते हैं, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह जो देखिए, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का पूरा नाम है कैथरीन ब्रिंगेजा। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगेजा का 1662 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हो जाता है। और इससे क्या होता है, इस विवाह में जो अभी तक जो हिस्सा पुर्तगालियों के हाथ में था, बम्बई जो अभी तक पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसको क्या करते हैं पुर्तगाली, जब कैथरीन ब्रिंगेजा का जो विवाह होता है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ, तो ये पुर्तगाली इस बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप दे देते हैं, दहेज स्वरूप। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब हमारा देश, ऐसा लग रहा है भारत का कोई वजूद ही नहीं है, भारत की जनता का कोई वजूद ही नहीं है। पुर्तगाल यूरोप में बैठे ये व्यापारी हमारे देश के क्षेत्र को, हमारे देश की टेरिटरी को क्या कर रहे हैं कि आपस में बांट रहे हैं, दहेज स्वरूप बांट रहे हैं। तो इस तरह से जो है किसको, बंगाल किसको मिल जाता है, चार्ल्स द्वितीय को, यानी इंग्लैंड के राजा को मिल जाता है दहेज स्वरूप। ठीक है, दहेज में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के कब्जे में जो बम्बई होता है, और इस कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है, तो दहेज स्वरूप बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे जाता है। फिर आगे क्या होता है कि लगभग 1668 ईस्वी की बात है, 1668 में ये बम्बई जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में प्राप्त हुई थी, ये 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय यानी इंग्लैंड के राजा जो होते हैं कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर देते हैं। ये 1668 ईस्वी में कंपनी को जो बम्बई जो क्षेत्र जो इनको दहेज में मिलता है चार्ल्स द्वितीय को, ये कंपनी को वार्षिक 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को देते हैं कि आप यहाँ पर व्यापार कर कीजिए। और राजा थे, करते क्या था, उनको टैक्स ही चाहिए, और टैक्स इनको प्राप्त होता रहा, और इन्होंने जो बम्बई था कंपनी को दे दिया ताकि जो है व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद बम्बई जो होता है, यहाँ के बम्बई के गवर्नर होते हैं जिनका नाम होता है गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार जो होते हैं बम्बई के गवर्नर होते हैं। घटना है बम्बई के जो गवर्नर रहते हैं 1669 से 77 तक गवर्नर रहते हैं। इसी बीच क्या होता है, गेराल्ड अंगियार जो बम्बई के गवर्नर बनाए जाते हैं, वो इस जो बम्बई क्षेत्र जो था, जो कंपनी के कब्जे में आ गया था, इस पे क्या करते हैं कि इसको जो है कि ये वास्तविक संस्थापक, बम्बई के वास्तविक संस्थापक भी गेराल्ड अंगियार को आता है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे गेराल्ड अंगियार। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बम्बई में सोने और चांदी के सिक्के
सोने और चांदी के सिक्के जो है चलाने के लिए यहाँ पर एक टकसाल की स्थापना कर देते हैं। टकसाल, टकसाल की स्थापना कौन करता है? टकसाल की स्थापना गेराल्ड अंगियार के द्वारा बंबई में की जाती है। जो सोने और चांदी के सिक्कों के टकसाल की स्थापना करते हैं, और जो सिक्के जो चलाए जाते थे वो पूरे बंबई क्षेत्र में चलते थे। बाद में फारुखसियर इनको पूरे देश में जारी करवा देते हैं, पूरे देश में चलाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। अंग्रेजों और मुगलों का, मुगल बादशाह उस टाइम पे भारत में होते हैं। औरंगजेब, अंग्रेजों और औरंगजेब का सीधा जो है मुकाबला होता है, संघर्ष होता है सन 1686 ईस्वी में। औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब और जॉन चाइल्ड, औरंगजेब और जॉन चाइल्ड के बीच में 1686 ईस्वी में संघर्ष होता है। होता है कि बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में जो होता है कि हम ये जो अंग्रेज व्यापारी होते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय स्थानीय जो व्यापारी होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे। कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जबरदस्ती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ, इन्हीं जो व्यापारी, जो भारत के जो व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, औरंगजेब को इसकी बात की शिकायत कर दी। और शिकायत की होगी, इसी संबंध में क्या करते हैं, औरंगजेब अंग्रेजों से काफ़ी नाराज हो जाते हैं। और ये संघर्ष 1686 ईस्वी में अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से अंग्रेज भारत से जो है पलायन पर विवश हो गए थे, पलायन के लिए विवश होते थे, यहाँ से भागने की फिराक में बन गए थे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि धीरे धीरे जो बाद में एक संधि हो जाती है, संघर्ष के बाद में ये हार जाते हैं और ये भी जीत जाते हैं। फिर एक संधि होती है, संधि में क्या होता है, जॉन चाइल्ड और जॉब चारनाक ये क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं अंग्रेज औरंगजेब से। और औरंगजेब जो इनको है, औरंगजेब इनको माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। और इस अपने भारत में जो है इनका व्यापार फिर से स्टार्ट हो जाता है। उस संबंध में जो भारत में व्यापार फिर से स्टार्ट हो जाता है, तब ये कहीं ना कहीं बड़े चालाक टाइप के लोग हुआ करते थे कि यहाँ से व्यापार करना तो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि भारत के साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ, वो कहीं ना कहीं हमको महंगा पड़ रहा है। इसलिए थोड़ी राजनीति में भी इन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। और उसी चक्कर में जो है इनका संघर्ष हो जाता है औरंगजेब से। और उसमें क्या होता है, ये पराजित हो जाते हैं और बाद में क्षमा मांग लेते हैं, जिससे औरंगजेब जो है फिर से इनको यहाँ व्यापार करने के लिए, रुकने के लिए छोड़ देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, व्यापार कीजिए, ठीक है। तो ऐसा होता है। कुछ ऐसी कंडीशन तभी बनती हैं, इसको कहते हैं ऐतिहासिक भूल। ऐसी जब समस्याएं बनती, इस तरह की समस्याएं, अगर उसमें थोड़ा और दबाव दे दिया होता है, औरंगजेब ने इनको माफ़ न किया होता तो यहाँ से अंग्रेज चले गए होते, तो शायद आगे जो परिणाम निकले हैं इनके वो शायद ना निकलते। लेकिन खैर, ये तो काश वाली बात है, काश ऐसा होता है ना होता। काश का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी होती हैं इतिहास में, उनको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, एक किया जा सकता है, जो भूल की है हमारे समाज ने पहले, एक केवल इन्होंने नहीं किया है, बहुत सारी ऐसी इतिहास में चीज़ें मिलेंगी जिससे लगेगा कहीं ना कहीं ये हमारे शासकों की भूल रही है, जिसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वही चीज़ लागू होती है कि इतिहास को पढ़ने का बस यही उद्देश्य है, इससे यही सीख मिलती है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको दोबारा दोहराया न जाए, बस। उसके बाद में तो ये दोबारा जो है पुनः यहाँ पर व्यापार आरंभ कर देते हैं। फिर एक घटना घटती है कि जो बंगाल के एक सूबेदार होते हैं, बंगाल के सूबेदार जिनका नाम होता है अजीमुस्सान। ये क्या करते हैं, ये 1698 ईस्वी में, अजीमुस्सान जो होते हैं 1698 ईस्वी में, 1698 में अंग्रेजों को ये जो है कि 3 गांव, 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव दे देते हैं, कालिकाता,
दूसरा गोविंदपुर, गोविंदपुर। उसके बाद तीसरा है सुतानाती, सुतानाती। ये 3 गांव अजीम उस्सान जो होते हैं वो अंग्रेजों को एक तरीके से कह सकते हैं, उस टाइम पे जॉब चारनाक जो थे उनको क्या करते हैं, 3 गांव अजीम उस्सान दे देते हैं किराए पर, कुछ पैसे लेकर, लगभग 1200 रुपए लेकर जो है इनको जो है यहाँ पर ये 3 गांव देते हैं, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। यही 3 गांव यहाँ पर जो है जाब चारनाक, जाब चारनाक, यहाँ पर कलकत्ता, जिसको कोलकाता आज कहते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता शहर बसाते हैं। इस बस्ती 3 गांव को मिलाकर क्या करते हैं, कलकत्ता शहर बसा देते हैं, जॉब चारनाक। ये कलकत्ता शहर जो होता है आगे चलकर फिर ये जो है जॉब चारनाक इसकी किलेबंदी करवा देते हैं, किलेबंदी शुरू करवा देते हैं। और किलेबंदी से क्या होता है, यही कलकत्ता जिसकी किलेबंदी करवाते हैं जॉब चारनाक, इसी को बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम जो है इसी कलकत्ता में, जो कलकत्ता में पहले जो 3 गांव इनको प्राप्त हो जाते हैं अजीम उस्सान से, और उस अजीम उस्सान के द्वारा मिले 3 गांवों को बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया है, और कलकत्ता शहर बसा देते हैं, और कलकत्ता में ही जो है किलेबंदी आरंभ कर देते हैं, जिसको बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया, फोर्ट विलियम। और बहुत बड़ा किला उस टाइप से जो है फोर्ट विलियम, इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कह सकते, प्रेसिडेंट, जो ये प्रेसिडेंसी थी एक तरीके से। तो फोर्ट विलियम में जो है पहले प्रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो चार्ल्स आयर होते हैं, या प्रथम अध्यक्ष इसके, जो फोर्ट विलियम है इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन होते हैं अंग्रेज, तो वो चार्ल्स आयर कह सकते हैं। और ये जो फोर्ट विलियम है इंग्लैंड के एक सम्राट थे, सम्राट जिनका नाम था विलियम, विलियम तृतीय थे, विलियम तृतीय, इन्हीं के नाम पर फोर्ट विलियम नामक इसका फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। फोर्ट विलियम इसीलिए कहा गया, ये सम्राट विलियम के नाम से ही बना है। तो इसी संबंध में जो अब क्या नाम, यहाँ से जाप चारनाक को ये बंगाल के सूबेदार जो होते हैं अजीम उस्सान, उनसे 3 गांव प्राप्त होते हैं, और 3 गांव को बाद में कलकत्ता नाम से जाना गया, संयुक्त रूप से कलकत्ता शहर बसाया गया, और उसी कलकत्ता की बाद में किलेबंदी कर दी जाती है, तो इसको बाद में फोर्ट विलियम कहा गया। फोर्ट विलियम जो है इंग्लैंड के उस सम्राट थे जिनका नाम था विलियम तृतीय, उन्हीं के नाम पे फोर्ट विलियम पड़ा, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है चार्ल्स आयर को बनाया गया, या फिर प्रथम प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक और बात इससे जुड़ी हुई रह गई है, अंग्रेजों को जगह जगह पर जो है छूट, तमाम रियायतें प्राप्त होती गई। उसी संबंध में एक ऐसी घटना एक और है सन 1717 की, 1717 की। और इस 1717 में क्या होता है कि भारत में मुगल बादशाह उस टाइम होते हैं फारूक सियर, और फारूक सियर के समय पे अंग्रेजों का एक तीसरा कह सकते हैं एक दूत मंडल आता है, जो जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन 1717 में जो है शाही फरमान जारी करते हैं, शाही फरमान, या फिर इसको फारूक सियर का फरमान कह सकते हैं, फारूक सियर का शाही फरमान, फारूक सियर का शाही फरमान के नाम से इसको जाना जाता है। होता क्या है कि जॉन सुरमन नाम के एक व्यक्ति आते हैं, अंग्रेज तीसरा दूत आता है, दूत मंडल आता है, जिनका नाम होता है जॉन सुरमन। इस मंडल का जो है एक तरीके से नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करते हुए जब आते हैं
इन्हीं के साथ एक होते हैं डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर हैमिल्टन। इसी दल में आते हैं डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन। और ये डॉक्टर हैमिल्टन क्या करते हैं, उस समय पे फर्रुखसियर जो होते हैं बहुत किसी भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं। फर्रुखसियर किसी भयानक बीमारी से इतने ज़्यादा ग्रसित होते हैं, और ये डॉक्टर हैमिल्टन जो जॉन सुरमन के दल में आते हैं वो कहीं ना कहीं इनको जो है स्वस्थ करने में इनकी काफ़ी भूमिका रहती है। इनका इलाज विलाज करते हैं और फर्रुखसियर बहुत खुश मतलब स्वस्थ हो जाते हैं। और स्वस्थ होने पर वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं, और उस प्रसन्नता के चक्कर में ये कुछ ऐसे फरमान जारी कर देते हैं जो आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होते हैं भारत के लिए। और उसी संबंध में फारूक शेर का ये शाही जो फरमान है, इसमें कई बातें हैं जिसमें ये बहुत जैसे सुनहरा फरमान इसको भी कह सकते, सुनहरा फरमान। तो इसमें क्या होता है कि जो फारूक शेर हैं, जॉन डॉक्टर हैमिल्टन जो है इनका इलाज कर देते हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि भारत के कई क्षेत्र ये जो है कि इन पर कई क्षेत्रों पर फ्री व्यापार करने की इजाज़त इनको दे दी जाती है। फ्री में व्यापार करो, ठीक है। राजा थे बेवकूफ़ टाइप के राजा। क्या इसने इलाज किया था, इसको इलाज के बदले बहुत सारा पैसा भी तो दे सकते थे, क्योंकि राजा के पास पैसे की कमी क्या हो रही होगी, तो पैसा दे सकते थे, पैसा देकर जो है मामला दफा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी भूल की कि भारत में कई इन्होंने इसको छूट प्रदान कर दी। जैसे कि बंगाल 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 में क्या था कि बंगाल से 3,000 रुपए लेकर बंगाल में रुपए लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार की इजाजत देते हैं कि अंग्रेज जहां चाहें बंगाल से 3,000 रुपए, बंगाल से नहीं अंग्रेजों से कह सकते, अंग्रेजों से 3,000 रुपए वार्षिक, ये भी वार्षिक है, वार्षिक 3,000 रुपए वार्षिक लेते थे। और वार्षिक 3,000 रुपए लेने के बदले में क्या करते हैं, ये बंगाल जो होता है उस पर जो है फ्री व्यापार करने के अंग्रेजों को छूट देते हैं। पूरा बंगाल, जो आज का बंगाल नहीं, बहुत छोटा बंगाल रह गया है, पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान बांग्लादेश, ये सब जो है बंगाल का हिस्सा था। और जो है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा समृद्ध जो है बंगाल ही था। बंगाल बहुत पैसे वाला था, और उसमें क्या करता, बहुत करोड़ों रुपए का जहाँ से टैक्स आ सकता था, वहाँ पे क्या करते हैं मात्र 3,000 रुपए ले लेते हैं अंग्रेजों से, और बंगाल में मुक्त व्यापार करने की इजाज़त देते हैं, छूट दे देते हैं। तो देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा, ये राजा जो है एक बेवकूफ़ टाइप की गलतियाँ करते गए। और यहाँ से जो है कि फिर उसके बाद में क्या करते हैं, यहीं तक कहानी नहीं रुकती है। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि बम्बई, जो बम्बई शहर है, इनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, ये शाही फरमान जारी करते हैं। तो बम्बई 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 जो पहले जो जिसपे जो है व्यापार चलता था, वैसे यहाँ भी व्यापार चल रहा था, लेकिन बंगाल में क्या था कि पहले टैक्स पड़ता था अंग्रेजों से, अंग्रेज व्यापारियों से। और ये क्या करते हैं, टैक्स मुक्त कर देते हैं, कोई टैक्स नहीं, फ्री में 3,000 रुपये वार्षिक दे दो। कोई रकम है 3,000 रुपये, आप लगता हो बहुत छोटी रकम थी उस टाइम पे भी, बहुत छोटी रकम, और जो है वहाँ पर मुक्त व्यापार करने की याद मिल जाती है। और बम्बई जो सिक्के ढाले थे, जो सिक्के टकसाल की स्थापना की थी गेरिल्ड अंगियार ने, तो वहाँ पर जो है सिक्के जो बम्बई क्षेत्र में चलते थे पूरे, उनको क्या कहते हैं, पूरे मुगल साम्राज्य में, पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की इजाजत दे दी। पूरे मुगल साम्राज्य में ये सिक्के चल सकते हैं। नहीं कहा जाता है कि किसी का सिक्का चलना क्या होता है कि भाई राजा ये थे, लेकिन सिक्का किसका चल रहा है, अंग्रेजों का, विदेशियों का सिक्का चल रहा है, यूरोपीय लोगों का सिक्का चल रहा है भाई। जबकि इनको ये नहीं पता है, इस टाइप के काम किए इन्होंने कि इनको ये नहीं पता कि भारत के राजा हम हैं, तो सिक्का यहाँ हमारा चलना चाहिए। सिक्का चलना नहीं कहा जाता है, तो सिक्का भारत में हमारा चलना चाहिए, लेकिन सिक्का किसका चलवा रहे हैं, अंग्रेजों का सिक्का चलवा रहे हैं। तो फिर आगे ऐसी स्थितियाँ तो बननी ही थी, देश गुलाम होना ही था, तो यहाँ से सिक्का ये इनको चलवा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, पूरे मुगल साम्राज्य में इनका सिक्का चलने की मान्यता हो जाती है। तो जो अभी तक मुंबई में केवल चलते थे, वो पूरे भारत में, क्योंकि भारत में इनका पूरा मुगल वंश था, शासन था, तो पूरे भारत में मुगल साम्राज्य में सिक्का चलने लगता है।
और फिर उसके संदर्भ में और क्या होता है कि सूरत, सूरत जो शहर है, सूरत, सूरत में ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लेकर फ्री में व्यापार, 10,000 रुपये व्यापार जो अंग्रेज जो थे इनसे जो है इसी फरमान के अंतर्गत फर्रुखसियर जो होते हैं सूरत शहर जो है या सूरत में 10,000 रुपये लेकर वार्षिक 10,000 रुपये दे दो और व्यापार करो आराम से। जो भी आयात निर्यात का जो भी कार्य चल रहा था उसमें फ्री में जहाँ जाएगा फ्री में जाएगा, उस पर कोई चुंगी कोई वसूली नहीं होगी। इस तरह से सूरत में भी इनका अधिकार अच्छी तरीके से हो जाता है और यहाँ पर जो है मुक्त व्यापार आरंभ कर देते हैं अंग्रेज 10,000 रुपये वार्षिक देकर फर्रुखसियर को। तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या है, तभी इस फरमान को जो है। और अगर बात करें बंगाल के लगभग 38 गांव, बंगाल के 38 गांव, 38 गांव अंग्रेजों को दे देते हैं। 38 गांव जो है ये फर्रुखसियर जो थे बंगाल के 38 गांव अंग्रेजों को दे देते हैं। बताओ, इस तरह का इन्होंने फरमान जारी किया, एक तरीके से पूरे देश को उन्हीं के अंडर में कर दिया। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे क्षेत्र, जो व्यापारिक दृष्टि से अच्छे क्षेत्र थे, होता क्या था, ये राजा जो शुरुआत में सपोर्ट किया था राजाओं ने इनको, अंग्रेजों को, वो अच्छी बात थी, चलो ठीक है, वहाँ से टैक्स आता था। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती थी कि जब टैक्स ज़्यादा आएगा तो राजस्व बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं देश समृद्धि बढ़ेगी। तो इसी चक्कर में इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में सपोर्ट करने लायक काम ये नहीं रह जाते हैं। तो 38 गांव बंगाल के जो है अंग्रेजों को मिल जाते हैं। और इसीलिए इसी फरमान को, इसीलिए एक ओरमे महोदय हैं, ओरमे, उन्होंने इसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया है, मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर का मैग्ना कार्टा कहा है इसको, महाधिकार पत्र, महाधिकार